नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल देवघर पहुंचेंगी और बाबा बैजनाथ मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर होंगे रवाना। राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति के 2 दिवसीय रांची दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी। राजभवन के आसपास की सड़कों पर 4 दिनों तक नहीं लगेंगी दुकानें। और मेलबर्न में अब से थोड़ी देर बाद T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल देवघर पहुंचेंगी और बाबा बैजनाथ की पूजा करेंगी। इसे लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री, पुलिस अधीक्षक सुभाष कुमार जाट ने तैयारियों की समीक्षा की। बाबा मंदिर प्रभारी सह SDM दीपांकर चौधरी ने भी मंदिर प्रशासनिक भवन में पंडा धर्मरक्षणी सभा के अध्यक्ष तथा अन्य अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए मंदिर व्यवस्था का आकलन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को लेकर देवघर में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इधर पूजा अर्चना के दौरान आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्च भी किया जा रहा है और साफ सफाई की व्यवस्था में भी प्रबंधन जुटा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर रवाना होंगे। सम्मेलन के दौरान G20 देशों के नेता सम्मेलन के विषय साथ बढ़े सशक्त बने पर वैश्विक चिंता से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विस्तारपूर्वक विचार विमर्श करेंगे। G20 शिखर सम्मेलन की कार्यसूची के अनुसार कुल 3 सत्र होंगे। ये सत्र खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य और डिजिटल परिवर्तन के बारे में होंगे। सम्मेलन के समापन सत्र में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति G20 की अध्यक्षता सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपेंगे। भारत औपचारिक रूप से 1 दिसंबर 2022 से G20 का अध्यक्ष बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने आपूर्ति श्रृंखला में बाधा के कारण आए वैश्विक संकट के बावजूद विकास का नया अध्याय लिखा है। उन्होंने कहा कि इस कठिन दौर में भी अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ भारत की उपलब्धियों की सराहना कर रहे हैं और भारत समूचे विश्व के लिए आशा का केंद्र बन गया है। कल आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में 10,500 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं के शुभारंभ अवसर को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह उपलब्धि केवल इस तथ्य के कारण संभव हुई कि भारत ने अपने नागरिकों की आकांक्षा और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए काम किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नीति और निर्णय का उद्देश्य आम लोगों के जीवन को बेहतर बनाना है। प्रधानमंत्री ने उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन की PLI योजना, GST और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भारत में बढ़ते निवेश का आधार बताया और कहा कि इसी दौरान निधनों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का विस्तार किया गया। श्री मोदी ने ऐसी कई जन केंद्रित योजनाओं का उल्लेख किया और कहा कि इस अमृतकाल में भारत एक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य के साथ तेजी से विकास पथ पर आगे बढ़ रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन संधि में शामिल देशों के 27वें सम्मेलन में पर्यावरण के लिए हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के लिए केवल कोयला ही नहीं बल्कि सभी जीवाश्म ईंधन को जिम्मेदार ठहराए जाने की अपील की है। COP27 के फैसलों पर अध्यक्षीय परामर्श के दौरान भारत ने निर्णयों में शामिल किए जाने के लिए कुछ सुझाव भी दिए। भारत ने कहा कि पेरिस जलवायु संधि के दीर्घावधि लक्ष्यों में सभी जीवाश्म ईंधनों को चरणबद्ध रूप से समाप्त किए जाना शामिल है। भारत ने राष्ट्रीय परिस्थितियों के अनुसार स्वच्छ ऊर्जा के वैश्विक लक्ष्य को हासिल करने में तेजी लाने का आग्रह किया। उसने सतत उपभोग और उत्पादन के सतत विकास लक्ष्य 12 पर विचार विमर्श और पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली के लिए व्यापक आंदोलन चलाने के लिए अन्य देशों को भी आमंत्रित किया। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्ष 2023 तक भारत के आयुष क्षेत्र की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी $23 अरब होगी। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद 5,000 वर्ष से भी अधिक की हमारी समृद्ध विरासत में उभरी सर्वोत्तम चिकित्सा पद्धति है। कल नागपुर में आयुर्वेद व्यासपीठ के रजत जयंती समारोह के समापन अवसर को संबोधित करते हुए श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल आह्वान ने मानव जीवन की समृद्धि के लिए भारत की पारंपरिक परंपराओं को बढ़ावा दिया है। आयुर्वेद की व्यापक स्वीकार्यता से वैश्विक स्तर पर आयुष क्षेत्र का महत्व बढ़ा है। श्री सोनोवाल ने कहा कि आयुष मंत्रालय आयुष क्षेत्र को सक्षम बनाने के लिए कई उपाय कर रहा है ताकि निश्चित समय सीमा में तय लक्ष्य हासिल किए जा सकें। आयुष मंत्रालय इस महीने की 14 से 27 तारीख तक नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुष थीम से अपनी विभिन्न पहल और उपलब्धियों को प्रदर्शित करेगा। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIRNews_रांची
और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार ने पिछले साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने की घोषणा की थी। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस साल जनजातीय गौरव दिवस देश स्तर पर मनाया जाएगा। इसके लिए केंद्रीय आदिवासी मंत्रालय ने व्यापक कार्य योजना तैयार की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में खूंटी में वृहद कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहीं 15 नवंबर को उपराष्ट्रपति संसद भवन में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करेंगे। कई राज्यों में युवाओं और जनजातीय कलाकारों की मार्च का भी आयोजन होगा। राज्य स्थापना दिवस पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्थापना दिवस पर मुख्य अतिथि होंगी। राष्ट्रपति के 2 दिवसीय दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था और अन्य तकनीकी पहलुओं के साथ साथ प्रशासनिक अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति के हाथों लगभग 5,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। इस मौके पर लाभुकों के बीच करीब 2,000 करोड़ की परिसंपत्तियों का भी वितरण होगा। मोरहाबादी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा उनके मंत्रिमंडलीय सहयोगी मंच पर उपस्थित रहेंगे। इधर रांची में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सभी होटलों और वाहनों की लगातार जांच की जा रही है। राष्ट्रपति के आने जाने के दौरान सामान्य यातायात पर पाबंदी रहेगी। वहीं राजभवन के आसपास 13 से 16 नवंबर तक सड़क किनारे दुकानें लगाने वालों पर पाबंदी लगा दी गई है। राजभवन के समीप लगने वाला सब्जी मार्केट भी 4 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। पलामू आयुक्त जटाशंकर चौधरी ने कल मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 को लेकर गढ़वा जिले में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, जिला निर्वाचन पदाधिकारी तथा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री चौधरी ने कहा कि इस दौरान मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने, संशोधित करने, फोटो अपडेट करने से संबंधित दावा, आपत्ति संबंधित प्रपत्र प्राप्त की जा रही हैं। यह कार्यक्रम 9 नवंबर से शुरू किया गया है, जो 8 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान यदि कोई नागरिक 1 जनवरी 2023 को या इसके पूर्व 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं मतदाता बनने की अर्हता रखते हैं तो मतदाता सूची में नाम सम्मिलित करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई परिसर में आज विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं, जिसमें चित्रांकन, संगीत प्रश्नोत्तरी, रंगोली, भाषण आदि शामिल हैं। कार्यक्रम के संयोजक संजय नारायण ने बताया कि इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य उभरते हुए बच्चों को एक मंच प्रदान करना है। इन प्रतियोगिताओं में कक्षा पहली से लेकर 10वीं तक के विद्यार्थी बड़ी संख्या में भाग ले रहे हैं। इसमें विभिन्न स्कूल से बच्चे भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार 28 और 29 नवंबर को परमहंस लक्ष्मीनाथ गोसाई के वार्षिक कार्यक्रम में दिया जाएगा। हजारीबाग जिले में फूलों की खेती से लोग स्वावलंबी बन रहे हैं। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे हजारीबाग संवाददाता। केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई KCC योजना किसानों के जीवन में बदलाव ला रही है। हजारीबाग के दारू प्रखंड के अजय कुमार भी बगोदर के एक निजी स्कूल में बतौर शिक्षक काम करते थे, लेकिन परिस्थिति ने उन्हें भी बेरोजगार कर दिया। अजय कुमार अपने गांव पहुंचे। जीवन यापन के लिए उनके पास कुछ नहीं था, कुछ जमीन उनके पास थी। ऐसे में उन्होंने खेती करना शुरू किया, फिर और जमीन किराए पर लिए और फूलों की खेती शुरू की। इस बार उन्होंने 1 एकड़ जमीन में 6 क्विंटल फूलों का उत्पादन किया है, जिसमें उन्हें 10,000 रुपया की लागत लगी। 2 माह में फूल खिलकर तैयार हो गए। फूल बेचकर उन्होंने 30,000 रुपया शुद्ध मुनाफा कमाया है। कम समय में अच्छी कमाई होती है, ऐसे में फूल की खेती करने का मन बनाया। अजय कुमार को KCC योजना के तहत लाभ मिला और उसने अपना सपना पूरा किया। गौरव प्रकाश, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। मेलबर्न में T20 क्रिकेट विश्व कप फाइनल में आज पाकिस्तान और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। मैच भारतीय समय अनुसार दिन के 1:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी से मैच का आंखों देखा हाल प्रसारित किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के मौसम विभाग के अनुसार आज मेलबर्न में वर्षा होने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने आज के मैच के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके अनुसार रिजर्व डे का अतिरिक्त समय बढ़ाया जा सकता है। फाइनल के दिन बारिश होने और मैच नहीं हो पाने की स्थिति में इंग्लैंड और पाकिस्तान दोनों संयुक्त विजेता घोषित किए जाएंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल देवघर पहुंचेंगी और बाबा बैजनाथ मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के बाली में 17वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल 3 दिन के इंडोनेशिया दौरे पर होंगे रवाना। राज्य स्थापना दिवस पर राष्ट्रपति के 2 दिवसीय रांची दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हुई कड़ी।
राजभवन के आसपास की सड़कों पर 4 दिनों तक नहीं लगेंगी दुकानें। और मेलबर्न में अब से थोड़ी देर बाद T20 क्रिकेट विश्व कप का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।